गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। अब इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। किदवई कॉलेज से मैं आपकी शाहीन मैम। आज मैं आपको क्लास 9 की हिस्ट्री का लेसन सेकंड स्टार्ट करूँगी। इसमें हम लोग बच्चों ये लेसन बड़ा है और इस लेसन को मैं 3 पार्ट में पढ़ाऊँगी। आज ये पार्ट 1 हम लोग पढ़ेंगे। तो ये लेसन का नाम है रूस में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। तो रूस में समाजवाद है, तो आज हम लोग अभी फर्स्ट वीडियो में समाजवाद के बारे में पूरा पढ़ेंगे और फिर हम लोग इसके बाद से रूसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। पहले लेसन आपने पढ़ा था फ्रांस की क्रांति। तो कब हुई थी बच्चों? 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो उसके बाद से जो स्वतंत्रता और समानता के विचार थे ये पूरे यूरोप में फैलते चले जा रहे थे। 18वीं शताब्दी के पहले फ्रांस का जो समाज था वो स्टेट और श्रेणियों में बटा हुआ था। तो ये हम पहले पॉइंट पे आ जाते हैं, सामाजिक परिवर्तन का युग। तो ये हमारा जो समाज था वो स्टेट और श्रेणियों में बटा हुआ था। समाज की जो आर्थिक स्थिति थी और सामाजिक सत्ता सब पे किसका नियंत्रण था? कुलीन वर्ग का। बता चुके हैं बच्चों, कुलीन वर्ग यानी समाज का संपन्न वर्ग, और चर्च का नियंत्रण था। लेकिन क्रांति के बाद से इसमें परिवर्तन धीरे धीरे होने लगा। यूरोप और एशिया के भी बहुत से एशिया से ही दुनिया के बहुत से लोग भी हैं, अब ये चाहते थे कि व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सत्ता पे किसका नियंत्रण हो। इस पे चर्चा लगातार बढ़ती चली जा रही थी। यूरोप के लोग चाहते थे आमूल में परिवर्तन समाज के, लेकिन इसमें भी कुछ लोग थे वो बदलाव चाहते थे, कुछ लोग थे वो बदलाव नहीं चाहते थे। तो कुछ रूढ़िवादी हैं, कुछ उदारवादी हैं, कुछ रैडिकल हैं, यानी आमूल परिवर्तनवादी। तो चलिए हम आपको देखते हैं इस दूसरे पॉइंट पे, उदारवादी, रैडिकल और रूढ़िवादी। अलग अलग तीनों पे बच्चों हम आपको समझाएंगे और तीनों पे आपको अलग अलग क्वेश्चन आ सकता है। उदारवादी, रैडिकल और रूढ़िवादी। समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक जो समूह था बच्चों वो उदारवादियों का था। उदारवादी क्या चाहते थे? वो एक ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर सम्मान और जगह मिले। यूरोप में उस वक्त एक धर्म को महत्व दी जाती थी। ब्रिटेन में जैसे चर्च ऑफ इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और स्पेन में कैथलिक धर्म को। उदारवादी जो समूह थे वो शासकों की अनियंत्रण सत्ता के विरोधी थे। उनका कहना था कि सरकार के किसी एक अधिकारों का हनन करने, उनको छीनने का अधिकार नहीं देना चाहिए। यह समूह जो चाहता था कि प्रतिनिधित्व पे आधारित ऐसी सरकार हो जो उसके शासक और अफसर के प्रभाव से मुक्त हो। लोकतंत्रवादी ये नहीं चाहते थे। ये लोग जो है सार्वभौम वयस्क मताधिकार बच्चों जो होता है कि सबको बराबर वोट देने का अधिकार, ये लोग वैसे अधिकार के पक्ष में नहीं थे। उनका ये कहना था कि वोट का अधिकार सिर्फ संपत्ति जिनके पास है उन्हीं को मिलना चाहिए। इसके बाद हम आ जाते हैं रैडिकल समूह पे। रैडिकल के लोग ऐसी सरकार चाहते थे वो देश में आबादी के बहुमत के समर्थन पे आधारित हो। वो लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे, और वो लोग चाहते थे कि उदारवादी के ये बिल्कुल विपरीत थे। ये लोग ज़मींदार और उद्योगपति को किसी तरह के अधिकार नहीं देना चाहते थे। निजी संपत्ति का भी ये विरोध नहीं करते थे, लेकिन ये चाहते थे कि लोगों के पास जो संपत्ति हो उसका ये संकेंद्रीकरण का ये विरोध ज़रूर करते थे। तो ये हम लोगों ने तीनों के बारे में पढ़ लिया। अब हम देखते हैं औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। तो उस वक्त जब हम पढ़ रहे हैं समाजवाद के बारे में और रूसी क्रांति में, तो हम देख रहे हैं कि उस वक्त यूरोप में नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे। रेलवे का विस्तार हो चुका था, औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। औद्योगिकरण ने आदमी, औरतें, बच्चे सब लोग कारखानों में लग गए थे। काम के घंटे बहुत लंबे होते थे, मजदूरी कम थी, बेरोज़गारी की समस्या भी बहुत ज़्यादा थी। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में रुकावट आ गई थी। शहर जो बहुत तेज़ी से बसते चले जा रहे थे, और उदारवादी और रेडिकल दोनों ही समस्याओं का हल खोजने में लगे हुए थे। सभी उद्योग जो थे वो व्यक्तिगत स्वामित्व में थे, यानी बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी बहुत सारी संपत्ति थी, बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। उन्होंने व्यापार और औद्योगिक व्यवसाय के ज़रिए धन दौलत बहुत सारी इकट्ठा कर ली थी।
तो इस तरह से ये लोग चाहते थे कि ये जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकारों के विरुद्ध थे, ये मेरे कहने का मतलब है। इस तरह से 19वीं शताब्दी के शुरू के दशक में समाज परिवर्तन के जो इच्छुक लोग थे, बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी और रेडिकल के लोगों के समूह के साथ मिल गए थे। तो यूरोप में 1815 में नेपोलियन की जो पराजय हुई थी बच्चों, उसके बाद से जिस तरह की सरकारें बनी से उससे छुटकारा पाने के लिए राष्ट्रवादी उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी जो थी वो क्रांति के पक्ष में थे। फ्रांस, इटली, जर्मनी, रूस, गौर से सुनिएगा, फ्रांस, इटली, जर्मनी, रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए थे जो राजाओं का तख्ता पलट चाहते थे। तो ऐसे राष्ट्र की इन लोग स्थापना चाहते थे जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले। 1815 के बाद से इटली में राष्ट्रवादी जो मेजनी था, गिस्पे मेजनी ने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची थी। तो अब हम ये देखते हैं यूरोप में समाजवाद का आना। तो ये यूरोप में समाजवाद आया। तो चलिए अब हम आपको पहले बताते हैं कि ये समाजवाद क्या है बच्चों। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें ये ऐसा सोचा जाता था कि जो भी संपत्ति हो उस पे समाज का अधिकार हो, समाज का नियंत्रण हो, समाज का अधिकार हो। और इसके लिए यूरोप में जो समाजवाद की ये परंपरा आई है, तो इसमें जो 19वीं शताब्दी में यूरोप में एक समाजवाद एक बहुत ही जाना पहचाना विचार था। तो समाजवाद जो थे वो निजी संपत्ति के विरोधी थे और वो चाहते थे कि संपत्ति पे निजी किसी को अधिकार न मिले। उनका ये कहना था कि संपत्ति के निजी जो स्वामित्व हो जाता है, जिसकी खुद की अपनी संपत्ति हो जाती है, यही व्यवस्था ही सारी समस्याओं का जड़ है। तो इस तरह से कुछ समाजवादी जो हैं वो कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी रखने लगे। और चलिए हम आपको इंग्लैंड के बहुत बड़े उद्योगपति के बारे में बताते हैं। रॉबर्ट ओवन 1771 से 1855 तक उनका वक्त था, ने इंडियाना में एक न्यू हार्मोनी के नाम से एक तरह के समुदाय की रचना की। कुछ समाजवादी ये मानते थे कि केवल व्यक्ति के जो पहलकदमी आगे बढ़ने से ही बहुत बड़े सामूहिक हित नहीं बनाए जा सकते। इसके लिए फ्रांस में लुई ब्लॉन्क 1813 से 1842 वे चाहते थे कि सरकार जो है वो पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। अब कोऑपरेटिव क्या था बच्चों? कोऑपरेटिव ऐसे लोगों का समूह था जो मिल के चीज़ बनाते थे और मुनाफे जो भी मुनाफा हो जाता था उसको प्रत्येक सदस्य के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। तो ये हम देख रहे हैं यूरोप में समाजवाद का आना। तो पहले हम लोगों ने देखा इंग्लैंड के बहुत बड़े उद्योगपति के बारे में, फिर देखा हम लोगों ने फ्रांस के उद्योगपति के बारे में। कोऑपरेटिव क्या है? कोऑपरेटिव में सब ऐसे लोगों के जो समूह सब मिल के काम करते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य आपस में उसको बांट लेते थे। अब कार्ल मार्क्स एक बहुत बड़ा समाजवाद का जनक था बच्चों। कार्ल मार्क्स है 1818 से 1882 तक था वो कार्ल मार्क्स समाजवाद का जनक माना जाता है। और फ्रेडरिक एंगल्स ने इस दिशा में बहुत बड़े कई काम किए थे। मार्क्स का कहना था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर जो फैक्ट्रियों में पूंजी लगाई जाती है, पूंजी यानी बच्चों पैसा, जो पूंजी जब लगाई जाती है वो पूंजीपतियों का स्वामित्व और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों के मेहनत से आता है। इसलिए मार्क्स का ये कहना था कि जब तक निजी पूंजीपति इस तरह के मुनाफे को संचय करते जाएंगे तो मजदूर की स्थिति कभी नहीं सुधर पाएगी, मजदूरों की स्थिति में कभी सुधार नहीं हो सकता है। तो मजदूरों की स्थिति में सुधार लाने के लिए पूंजीवाद और निजी संपत्ति को उखाड़ फेंकना होगा, ये मार्क्स का कहना था। तो उन्होंने भविष्य में इस समाज में को लाने के लिए साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया। और मार्क्स का विचार ये था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंत में मजदूरों को ही मिलती है। तो ये हमने देखा समाजवाद के लिए यूरोप में जो समाजवाद आया, समाजवाद के लिए किस तरह से कार्ल मार्क्स ने इसका समर्थन किया। तो अब चलिए हम देखते हैं समाजवाद के लिए समर्थन।
तो 1870 आते आते बच्चों समाजवादी जो भावना थी वो पूरे यूरोप में फैल गई थी। हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं 1789 में फ्रांस की क्रांति के बाद से यूरोप की क्या दशा थी उसके बारे में। तो यूरोप में समाजवाद 1870 आते आते पूरे यूरोप में फैलने लगा बहुत ज़्यादा, और अपने प्रयासों के लिए समाजवादी ने द्वितीय इंटरनेशनल नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली। और इंग्लैंड और जर्मनी के जो मज़दूर थे उन्होंने अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू किया। संकट के समय अपने सदस्यों को की हेल्प के लिए उन लोगों ने एक संगठनों का कोष स्थापित किया और काम के घंटों में कमी और मताधिकार के लिए आवाज़ उठाना शुरू किया। गौर से सुनिएगा बच्चों, ये इम्पॉर्टेंट है कि जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इन संगठनों का काफ़ी गहरा रिश्ता हुआ और ये सभी जो है संसदीय चुनाव में पार्टी की मदद करते थे। 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादी और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारी ने लेबर पार्टी नाम से एक अपनी अलग से पार्टी बना ली थी, और फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी नाम से एक ऐसी पार्टी का गठन किया गया था। लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। 1914 यानी जब प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। तो ये हम लोगों ने देखा कि किस तरह से यूरोप में समाजवाद आगे आ रहा था और समाजवाद के लिए समर्थन कर रहे थे कौन कौन लोग, जिसमें सबसे प्रमुख नाम लिया जाता है कार्ल मार्क्स का। तो ये तो हम लोगों ने इसके देखा समाजवाद का पूरा आपको इंट्रोडक्शन, और यूरोप में समाजवाद आया कैसे उसके बारे में पढ़ा। अब चलिए इस पॉइंट पे हम आ जाते हैं इसी लेसन में कि यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपको रूसी क्रांति के बारे में। यूरोप का सबसे पिछड़ा औद्योगिक देशों में रूस एक था। औद्योगिक देश जो था यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में, इसमें दो क्रांति हुई थी बच्चों, एक 1905 में हुई थी, एक 1917 में हुई थी। हम आपको अलग अलग डिटेल काफ़ी आगे बताएंगे दूसरे वीडियो में। चलिए अभी हम इस पे अपने आते हैं कि 1917 की क्रांति के बाद से रूस की सत्ता पे समाजवादी ने कब्जा कर लिया था, और 1917 के बाद से राजशाही का पतन हो गया था, और अक्टूबर की क्रांति उसको कहा जाता है। 1917 की क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले समझाना आपको ये तो है कि रूसी साम्राज्य जो था 1914 से, उस समय किसका शासन था क्या था इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं आपको 1914 से। 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पे जार निकोलस सेकंड का शासन था बच्चों, जार निकोलस सेकंड। और मास्को के आसपास वहाँ पे जो आज का जो भू क्षेत्र है, जो आज का फिनलैंड बना हुआ है, लातिवीना, लिथुआनिया, एस्टोनिया या पोलैंड, यूक्रेन, बुलास आदि, इन सब जगहों पे जो थे वो कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के अंत थे। ये साम्राज्य पूरा प्रशांत महासागर के अंत तक फैला हुआ था। जो आज के जो एशियाई राज्यों के साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया, इन सब ये सारे इसी साम्राज्य में आते थे। ये हम पढ़ रहे हैं रूसी साम्राज्य 1917 के टाइम पे पढ़ रहे हैं। तो अब आपको हम थोड़ा सा आपको रूस के साम्राज्य का थोड़ा सा हम आपको मैप दिखलाते हैं कि चलिए ये आप देखिए कि ये है आपको वर्ल्ड का मैप है। इसमें आप आ जाइए कि ये वर्ल्ड के मैप है, इसमें फ्रांस है, ये जर्मनी है और ये है आपका रूस। और इसी में हम रूस से ये सटा हुआ है, जर्मनी है, ये ऑस्ट्रिया हंगरी है, ये फ्रांस है, यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड है, ये उत्तरी महासागर है, ये भूमध्य सागर है, और ये आपको रूस के बारे में हम पढ़ते हैं। और जब आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा तो हम फिर से पूरा वर्ल्ड का मैप आपको क्लियर दिखाएंगे। तो चलिए हम अपने पॉइंट्स पे आते हैं जो आपका सिलेबस है, जो हम लोग पढ़ रहे थे कि रूसी साम्राज्य 1914। तो रूस में 1914 की में हमने आपको बताया, तो वहाँ पे इस साम्राज्य के तहत रहने वाले कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और मुस्लिम और बौद्ध वहाँ पे रहते थे। कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध। तो अब आ जाइए कि
अर्थव्यवस्था और समाज रूस में कैसी हुई क्या? 20वीं शताब्दी तक रूस की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा क्या था बच्चों? खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ। अर्थव्यवस्था जानती हैं बच्चों आप लोग? रुपये पैसे से संबंधित जो भी व्यवस्था होती है उसको हम कहते हैं अर्थव्यवस्था। आपने इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छी तरह पढ़ा है। तो चलिए हम देखते हैं कि रूस की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था। 85% जनता वहाँ की खेती पर ही निर्भर थी। रूस के यूरोप के किसी भी देश में खेती पे जनता का इतना प्रतिशत नहीं था आश्रित खेती पे आश्रित जनता का इतना प्रतिशत नहीं था। जैसे फ्रांस और जर्मनी में खेती पे 40 से 50% रहते थे, लेकिन रूस में बच्चों कितना 85%। तो रूस के जो साम्राज्य के जो किसान थे बाज़ार के लिए वह पैदावार करते थे। रूस अनाज का बहुत बड़ा निर्यातक था। उद्योग धंधे थे लेकिन बहुत कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को ये जो था वहाँ का प्रमुख औद्योगिक नगर था, लेकिन फिर भी ज़्यादातर वहाँ पे खेती होती थी। कारीगर थे, उत्पादन करते थे, कल कारखाने भी मौजूद थे। 1890 तक कारखाने चालू भी हुए थे। रूस में रेल नेटवर्क को भी फैलाया जा रहा था। रूसी उद्योग पे विदेशी निवेश भी तेज़ी से फैल रहा था। लेकिन फिर भी रूस में कोयला उत्पादन भी दोगुना हुआ था। स्टील उत्पादन में भी वृद्धि हुई थी, लेकिन ज़्यादातर कारखाना जो था वो उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थी। इसीलिए समाजवाद वहाँ पे आया, क्योंकि समाजवाद के जो जनक थे कार्ल मार्क्स का कहना था कि जो भी संपत्ति हो उस पर समाज का नियंत्रण होना चाहिए, नहीं कि ना कि वो निजी संपत्ति के रूप में। मज़दूरों को न्यूनतम वेतन मिलता रहे और काम की पाली कम हो जाए। इस बात को रखने के लिए सरकारी विभाग में फैक्ट्रियों पे नज़र रखी जाती थी। जो काम करते थे कारीगर वो 15 घंटे तक वो लोग काम करते थे। 10 से 12 घंटे तक उनकी पालियों में काम करते थे। मज़दूरों को रहने के लिए कमरा की व्यवस्था सब की गई थी, लेकिन सामाजिक स्तर पे जो मज़दूर थे वो बटे थे या कुछ मज़दूर अपने मूल गांव के साथ भी संबंध रखते थे। तो ये हम लोगों ने देखा कि बच्चों के वहाँ पे औद्योगिक नगर 2 थे, और लेकिन खेती अधिकतर उद्योग होते थे, लेकिन ज़्यादातर खेती पे ही डिपेंड रखते थे। मालिकों को अगर किसी को ज़मीन से नौकरी से निकाल दिया जाता था तो ये सब मिलके विद्रोह करते थे। और 1896 में कपड़ा उद्योग और 1902 में धातु उद्योग ऐसी हड़तालें वहाँ भी हुई थी। और ज़्यादातर जो ज़मीन थी वहाँ पे किसान खेती करते थे। और फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो थे वहाँ पे वो बहुत से रूस के किसान चाहते थे कि नवाब की संपत्ति छीन ली जाए और किसानों के बीच बांट दी जाए। तो ये ज़मींदारों की ऐसा 1902 में बहुत सी ऐसी घटना हुई थी, और 1905 में तो बहुत बड़ी घटना हुई थी। चलिए आज के लिए बच्चों इतना ही, फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।